नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे ये लिंक दिया होता है, चाहे यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, सारे लिंक इसी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं। डायरेक्ट आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, संस्थान से जुड़ जाएंगे। ये संस्थान का नंबर है, खूबसूरत सा नंबर है, किसी को भी जुड़ना हो तो संस्थान के नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे लेमरू जो है हाथी रिजर्व के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। चलिए, और वैसे वनडे सीरीज जो चल रहा है टॉप 10 क्वेश्चन आंसर का, उसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में। लेमरू हाथी रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक क्वेश्चन हमेशा आता भी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया है। किसने दिया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। किस पार्टी की सरकार है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया कि 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया है लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व के पुनर्निर्माण की अनुमति दी थी। तब वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर तक प्रस्तावित करने का फैसला किया है। ठीक है, तो 2007 से चल रहा है कि केंद्र सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार भी थी 2007 में, तो केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व के निर्माण की अनुमति दी थी। तब 2019 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करने का फैसला किया भी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर रिजर्व क्षेत्र को कम करने के क्या कारण थे कि 1995 वर्ग किलोमीटर से 450 वर्ग किलोमीटर से कर दिया गया है। रिजर्व के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र जो था हसदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है। साथ ही यह एक अधिक विविधतापूर्ण बायोजोन है जो कोयले के भंडार में भी समृद्ध है। सबसे बड़ा रीजन की अगर हम कारण बताएं तो ये रिजर्व के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा कि प्रस्तावित जो क्षेत्र है हस्तदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है। साथ ही यह एक अधिक विविधतापूर्ण बायोजोन है जो है कोयले के भंडार में भी समृद्ध है। इस क्षेत्र के 22 कोयला खदान ब्लॉकों में से 7 को पहले ही आवंटित किया जा चुका है, जबकि 3 में उत्खनन कार्य जारी है तथा अन्य 4 में उत्खनन की प्रक्रिया की दिशा में कार्यरत अभी भी ये दिखाई देते हैं। आरक्षित क्षेत्र को विस्तारित करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कोयला खदानें अनुपयोगी हो जाएंगी। आप जानते हैं कि कोयला वहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता भी है, तो इसीलिए इस आरक्षित क्षेत्र को विस्तारित करने में सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये चुनौती यही थी कि जो कोयला की खदानें हैं वो अनुपयोगी हो जाएंगी, इसीलिए इसका क्षेत्र को कम किया गया, वर्ग किलोमीटर को कम किया गया है। अन्य 4 में उत्खनन की प्रक्रिया की दिशा में कार्यरत जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आरक्षित क्षेत्र को विस्तारित करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ये कोयला खदानें अनुपयोगी हो जाएंगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा आप लोगों से, परिचय के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यह रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, रिजर्व का लक्ष्य जो है हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति को विनाश को कम करना भी है, संपत्ति के विनाश को कम करना भी है। तो ये कोरबा जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। और रिजर्व का लक्ष्य जो है हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ ये जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। इससे पूर्व अक्टूबर 2020 में राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत रिजर्व संरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित किया था। इसको भी ध्यान से पढ़ेगा कि इससे पूर्व जो है अक्टूबर 2020 में ही राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 की धारा 36A के तहत रिजर्व क्षेत्र को अधिसूचित किया था। नोट करके यहाँ बता दिया गया कि अनुच्छेद 36 धारा 36A में एक विशेष प्रावधान है जो संघ सरकार को संरक्षित क्षेत्र या रिजर्व के रूप में अधिसूचित की जाने वाली भूमि के केंद्र से संबंधित क्षेत्रों के मामले में अधिसूचना की प्रक्रिया में एक अधिकार देती भी है। इसके साथ ही हाथी रिजर्व जो है वो जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाथी रिजर्व जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत नहीं है। इसको इंपॉर्टेंट करके पढ़िए, क्योंकि जो नोट करके मैं देता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अन्य संरक्षित क्षेत्र कौन है? जैसे अचान कमार टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंद्रावती से पूछे जाते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व है उन्हीं के बारे में जिक्र भी कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में अन्य संरक्षित क्षेत्र है जैसे अचान कमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, या बादल खोल तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य है। तो ये छत्तीसगढ़ में अन्य संरक्षित क्षेत्र है। अजन कमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, सीता नदी टाइगर रिजर्व है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और बादल खोल तमोर
पिंगला घाटी अभ्यारण्य है। अब हम हाथी के बारे में जिक्र करते हैं। हाथी क्या है? तो हाथी जो है कीस्टोन प्रजाति है। हाथी क्या है? एक कीस्टोन स्पाइस है, प्रजाति है, स्पेसीज है। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां होती है, जैसे भारतीय होती है, सुमात्रा होती है और श्रीलंकाई होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय, सुमत्राई और श्रीलंकाई 3 प्रजातियां होती है। महाद्वीप पर सबसे बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है। अब हम बात करते हैं भारतीय हाथियों के संरक्षण की स्थिति क्या है। पहला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा सूची फर्स्ट है। IUCN की रेड डाटा लिस्ट है जिसमें लुप्त प्राय में है। सीटीज है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजर्ड ऑफ स्पीसीज एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो सीटीज भी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार की क्या पहल है, जैसे गज यात्रा है, ये भी एक साथ मैं बता दिया हूँ। गज यात्रा यह हाथियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसकी शुरुआत 2017 में मोदी जी आने के बाद सत्ता में आए थे तो गज यात्रा भी शुरू किए थे। 2017 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे के समय पर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सीट बम या बॉल क्या है? सीट बम उड़ीसा के अथागढ़ वन प्रभाग ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जंगली हाथियों हेतु खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर बीज गेंदों का प्रयोग शुरू कर दिया है। ठीक है, अगला है जानवरों के प्रवासी मार्ग का अधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी कॉरिडोर पर मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के एक आदेश को बरकरार रखा, जो हाथियों से संबंधित राइट ऑफ पैसेज और क्षेत्र में होटल रिसोर्ट को बंद करने की पुष्टि करता भी है। अगला है हाथियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या क्या किया गया है, ये भी देख लीजिए। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स हेतु कार्यक्रम यह है। यह सीटीज के पक्षकारों के सम्मेलन पर अज्ञापित होता है। यहाँ नोट करके बताया गया कि सीटीज समझौता जो हुआ था 1 जुलाई 1975 से लागू है। भारत इस समझौते के लागू होने के लगभग 1 साल बाद 18 अक्टूबर 1976 को इसमें शामिल हुआ और इस समझौते में शामिल होने वाला 25वां देश भी बन गया। वर्तमान में सीटीज के पक्षकारों की संख्या क्या है? 183 है, यह भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसकी शुरुआत दक्षिणी एशिया में वर्ष 2003 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी। पहला, हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्ति को मापना। दूसरा, इन प्रवृत्तियों में समय के साथ हुए परिवर्तन का निर्धारण भी करना, इन परिवर्तन में या इनसे जुड़े कारकों को निर्धारित करना और विशेष रूप से इस बात पर आकलन करना कि सीटीज के COP द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का इन प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हाथियों से संबंधित पूरा का पूरा मैंने डिटेल आपको बता दिया है। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पर है, कितना वर्ग किलोमीटर था, कितना से कितना कम किया गया है, 2007 का प्रोपोजल क्या था, क्या क्या कारण था, जिसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के अन्य संरक्षित क्षेत्र है, हाथी क्या है, वन्यजीव संरक्षण नियम क्या है, हाथियों के लिए भारत की पहल क्या है, इंटरनेशनल पहल क्या है, आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हम भीम UPI के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, PIB से लिया गया है ये। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और भूटान के वित्त मंत्री जिनका नाम है श्री लिम्पथो नामगे सेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम UPI का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया है बेटा? थिम्पू की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। भूटान क्या है? ठीक है, चलिए थिम्पू भूटान जानते भी होंगे आप लोग। यह शुरुआत 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के भूटान के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों द्वारा घोषित प्रतिबद्धता को पूरा करती भी है। कई बार आ भी चुका है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री जो है श्री लिंगपो नामगे सेरिंग ने संयुक्त रूप से भूटान में भीम UPI का शुभारंभ किया है। यह शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री के भूटान के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों का घोषित प्रतिबद्धता को पूरा करती भी है। इस अवसर पर अपने संबोधन में भारत की वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत को पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भूटान में ये सेवाएं शुरू की गई हैं और भीम UPI भारत की प्रगति के सबसे उज्जवल पड़ावों में से एक है और कोविड-19 महामारी के काल में डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि सरकार अब हमेशा डिजिटलाइज करने के चक्कर में पड़ी हुई है, कोशिश भी कर रही है कभी से लोग जो पेमेंट करें वो डिजिटल तरीके से पेमेंट करें। पिछले 5 वर्षों में 100 मिलियन से अधिक UPI QR बनाए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के दौरान भीम UPI ने 41 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के लेनदेन को पूरा करने में योगदान किया है। अब हम बात करते हैं नोट यहाँ पे करके, भूटान अपने QR के उपयोग के लिए UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है और भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा पहला निकट पड़ोसी भी है, क्योंकि पड़ोसी भी है, बगल में भी है हमारे। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना बेटा, हल्के में मत लेना इसको। भूटान अपने QR के उपयोग के लिए UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है और भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा पहला निकट पड़ोसी भी है। भीम UPI के बारे में जान लीजिए।
भीम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल तरीके से पैसों का लेन देन किया जाता है। डिजिटली तरीके से होता है, कैश नहीं होता है, डिजिटल होता है। भीम यूपीआई के द्वारा लोगों को डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। सेंडर रिसीवर दोनों होते हैं। ये यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली पर कार्य करता है। यूपीआई क्या है? भारत में पेमेंट भुगतान करने वाली ज़्यादातर कंपनियां यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल करते हैं। इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। यूपीआई के जरिए रियल टाइम में एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में मोबाइल के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में नोटबंदी से पहले लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ता को बैंक के विवरण दर्ज किए बिना किसी भी खाते में अपने खाते से पैसे भेज देने में सक्षम बनाता है। यूपीआई में लेन देन ईमेल आईडी और क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जाता है। यूपीआई के लॉन्च के पीछे मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है? डिजिटल तरीके से लोग अधिक से अधिक भुगतान करें। अब हम बात करेंगे एनपीसीआई क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या है। भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन को एक छतरी के नीचे लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का गठन 2008 में किया गया था और इसकी स्थापना 2008 में गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी एवं इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोत्साहित किया जाता भी है। एनपीसीआई जो है रुपए कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, यूपीआई, भारत इंटरफेस, भीम जिसे कहते हैं, भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और भारत बिल पे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों के माध्यम से भुगतान को सुविधा विकसित किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, करंट रिलेटेड इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किया गया है, सभी सब पढ़ लीजिएगा आराम से इसको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी, शाम को होगी। वैसे क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा शाम को, इसी से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भीम यूपीआई क्या है, सबसे पहला देश कौन है जिसने क्यूआर कोड को सबसे पहले अपने किया, मानकों को अपनाने वाला देश क्यूआर कोड क्या है, यूपीआई मानकों को अपनाने वाला देश है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। शाम को फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसको अटेंड कीजिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सबका लिंक है। ये नंबर है, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं से शब्दों के साथ आज अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद।